बात करेंगे कि आखिर कौन है दिल्ली का असली गुनहगार। इतनी मौतों के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये कौन है और कब बताएगा। फिर बात सदन में सरकार की करेंगे, जो प्रदेश के विकास के रोडमैप के साथ साथ सूबे के खिलाफ उठते सियासी बोल को अल्टीमेटम भी देती नजर आ रही है। बाद में कैद में खान परिवार की करेंगे, जिनके झूठ पर कोर्ट का चाबुक पड़ा है, और फिर दिखाएंगे कि कहां पीएम के स्वागत की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। तो शुरू करते हैं आज की हुकूमत। आजम खान पर आई मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं आजम के जेल जाने पर यूपी में सियासत भी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। रिपोर्ट देखिए। नहीं चला फर्जीवाड़े का खेल। आजम परिवार पर कोर्ट ने कसी नकेल। मनमानी करने पर पूरे परिवार को जेल। आजम खान को अपने बेटे का 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाना भारी पड़ गया है। सपा के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पेशी पर पूरे परिवार सहित बुधवार को जेल भेज दिया था, जिन्हें रामपुर की जेल में रखा गया था। लेकिन गुरुवार की सुबह आजम के पूरे परिवार को सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। एक तरफ जहां कोर्ट ने आजम खान को जेल भेजा, तो वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम जहां आजम खान की गिरफ्तारी को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे, तो सपा नेता राम गोविंद चौधरी इसे सरकार की बेइज्जत करने की मंशा बता रहे हैं। अब कोर्ट जमानत दे ना दे, ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय है, और अगर कोई मामले में वो जमानत नहीं प्राप्त कर सके तो जेल तो एक सिस्टम है। हम लोग भी जेल गए हैं, वो भी जेल गए हैं। आजम खान को सरकार उनके खिलाफ हर षड्यंत्र करने के लिए तैयार है, अपमानित करने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुसलमान। आजम खान को जेल में डालने के मामले से समाजवादी पार्टी में खासी हलचल तेज हो गई है। सपा कार्यालय पर आजम खान के मामले पर बैठक हुई, तो दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। पार्टी के नेता आजम खान साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है, और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के साजिश और षड्यंत्र किया है। आने वाले समय में न्यायालय उनकी मदद करेगा। आजम खान पर लटकी मुसीबतों का अंत अभी फिलहाल होता नहीं दिख रहा। 3 मार्च को पासपोर्ट मामले और आचार संहिता के 8 मामलों की सुनवाई होनी है। वहीं सदन में भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के दुरुपयोग करने की बात कही। कौन सी ऐसी संस्था बची है जिसको आपकी पार्टी ने छोड़ा हो, हल्ला बोल के नाम पर उस पर हमला न किया हो? यानी न्यायपालिका पे हमला करो, ये सच है? ये सही है क्या? कार्यपालिका को ध्वस्त कर दो, क्या ये सच है? क्या सही है क्या? क्या मीडिया पे हमला कर दो, क्या ये सही है क्या? लोकतंत्र बचेगा कैसे? राम भक्तों पर गोली चला दो, राम भक्तों पर गोली चला दो, क्या ये सही है क्या? फिलहाल आजम खान को फर्जीवाड़ा करने और उन पे लगे बाकी मुकदमों से जल्द निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही, और आने वाले समय में ये मामला और बढ़ता ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सरकार और प्रशासन शहरों से लेकर गांवों तक भले ही स्मार्ट बनाने में जुटी हो, लेकिन समय समय पर देश से आते तुगलकी फरमान काले धब्बे की तरह धूमिल कर देते हैं। कुछ ऐसी ही खबर पीलीभीत से आई। मुझसे जो कह रहे हैं ये लोग कि केस वापस ले, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। वो हमारी लड़की को खींच रहा था, कह रहा था कि तू चल घर मेरे साथ, और मैंने तो निकाह कर लिया। हैरान परेशान थाने पहुंची महिला की बस एक ही गुहार है कि साहब हमें बचा लीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, नहीं तो हमारे अपने ही हमें मार डालेंगे।
वहीं अपने जिनके साथ हम कल तक थे, हमारा उठना बैठना था, लेकिन आज वो कह रहे हैं उनका भी मुकदमा वापस लिया जाए, सादाब का वो भी वापस लो, वरना तुम्हें हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुम्हारा बस्ती से निकाल देंगे। जी हाँ, आप भी भले ही हाईटेक सिटी से हाई देश की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन इसके और इसके परिवार के खिलाफ पंचायत का तुगलकी फरमान, पीड़ित परिवार का हुक्का पानी बंद, एफआईआर को रद्द कराने की धमकी। दरअसल पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बा में रहने वाले इस परिवार का आरोप है कि 2 साल पहले उसकी लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया था। और रिपोर्ट लिखने के बाद आरोपी जेल चले गए थे, लेकिन आरोपियों ने मौलाना के साथ मिलकर फर्जी निकाह के दस्तावेज बनवा लिए और किसी तरह बाहर आकर पहले तो मारपीट की, फिर सरपंचों के साथ मिलकर केस वापस नहीं लेने पर बस्ती से बाहर निकाल दिया। बहरहाल पीड़ित परिवार ने एसपी, महिला आयोग सहित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी शिकायत तो दर्ज करा दी है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये कह पाना मुश्किल है। हरिपाल सिंह, पीलीभीत, भारत समाचार। काश की पुलिस पहले संज्ञान लेती। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के पुलिस की चाल ऐसी बदली कि कुछ ही घंटों में सब शांति शांति हो गई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी ने दिल्ली को थोड़ी राहत तो दे ही दी है। दिल्ली में आज सब शांति शांति है। अमन चैन से बीता दिल्ली का दिन। पैंतीस की मौत, 150 से अधिक घायल। पीएम मोदी ने की शांति की अपील। समय के साथ भागती दौड़ती दिल्ली काफी उथल पुथल के साथ थोड़ी राहत की सांस ले रही है। हालांकि कुछ दिनों से जारी हिंसा भले ही थम गई हो, लेकिन अभी भी डर का माहौल बना है। सामने से फायरिंग हो रही थी, पुलिस और वो दंगाई फायरिंग कर रहे थे। जैसे भीड़ में आया, भीड़ में आते के साथ ही ये जो है इसके यहाँ ब्रेन में गोली लगी और दंगाई ऐसे चढ़ गए चौथी मंजिल पे, उनको ऊपर से खींच के ले गया, खिड़की वगैरह तोड़ के ये भी पकड़ लिए, इनको भी मारा पीटा, पर ऊपर शुक्र ये बच गए वहाँ से। मेरा लाइट सब कुछ बंद करके आग लगा के तब अंदर घुस गए थे। हेलमेट पहना हुआ था, मुंह पे 2 रुमाल बंद हुए थे, कोई देख नहीं पाया, कुछ अंदर पे लाइट माइट नहीं था। हमारा दूसरी कमरे में हमारे बंद कर दिया था, हमारा अंदर ही था, बाहर से कुंडी लगा दी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र और राज्य सरकार भी अब एक्शन में है। पीएम के निर्देश पर पुलिस जवानों के साथ एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल सड़कों और गलियों में निकले, लोगों से मुलाकात की, मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद से अब पुलिस और सुरक्षा बल लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया, लोगों से बातचीत किया है और उनको अश्योर किया है कि उनके अगर दिमाग में अगर कोई अप्रीहेंशन वगैरह है तो उसको दूर करें। उनके तरफ से भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हालांकि भड़काऊ वीडियो और भड़कती हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय नींद से जागा है और हरकत में आते ही पुलिस ने दर्ज की 18 एफआईआर। अब तक 106 लोगों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। बाहरी लोगों की तेजी से हो रही पहचान। 4 हफ्ते में केंद्रीय गृह मंत्रालय सौंपेगी रिपोर्ट।
13 अप्रैल को है मामले की अगली सुनवाई। उधर जैसे जैसे माहौल शांत हो रहा है, दिल्ली के दुख में दर्द बांटने वालों का संदेश भी आने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली हिंसा को कारण बताकर सावरकर साहित्य सम्मेलन में शामिल होने के कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं, तो वहीं केजरीवाल ने साझा बयान जारी करके अपनी बात रखी और कहा कि अस्पताल में घायलों का मुफ्त होगा इलाज। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा, घायलों को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा, रिक्शा वालों को नुकसान के लिए 25,000, ई रिक्शा वालों को नुकसान के लिए 50,000, जिनका घर जला है उन्हें 5 लाख का मुआवजा, जिनकी दुकान जली है उन्हें 5 लाख का मुआवजा। अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं, जो अपना इलाज, उसमें हमने क्राइम अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रिइंबर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बहरहाल हिंसा के माहौल को देखते हुए दिल्ली की सड़कें सुरक्षा कर्मियों से पटी पड़ी हैं। उधर दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने का अब फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब दिल्ली के दर्द की दवा हर कोई बनने की ललक लिए फिर रहा है, लेकिन वक्त के साथ भागती दौड़ती दिल्ली के शांत और खामोश होने के पीछे आखिर कौन है, इस पर न जाने क्यों हर कोई मौन हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। जल्दी दिल्ली के पीछे किसका हाथ? डरी दिल्ली के पीछे किसका हाथ? सहमी दिल्ली के पीछे किसका हाथ? पहरे में दिल्ली के पीछे किसका हाथ? पुलिस और सुरक्षा बलों से भरी पड़ी दिल्ली के और न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जिनका जवाब न जाने कब मिलेगा। क्योंकि जब दंगों की आग फैलती है तो उसका असर वहां होता है जिसका दूर दूर तक उस किसी भी आंदोलन से या किसी भी बात से कोई वास्ता नहीं होता। जब ऐसा होता है तो पीछे छूट जाते हैं बिखरे टूटे हुए परिवार, जिनकी उदासी की जवाबदेही कोई नहीं कर सकता, ना तो वो दंगाई और ना ही प्रशासन। भरोसे और विश्वास की डोर उनके लिए कहीं ना कहीं टूट सी जाती है। देश की राजधानी के नॉर्थ ईस्ट जोन में एक कानून को लेकर कुछ ऐसा ही कहर बरपाया गया। सामने से फायरिंग हो रही थी, पुलिस और वो दंगाई फायरिंग कर रहे थे। जैसे भीड़ में आया, भीड़ में आते के साथ ही ये जो है इसके यहाँ ब्रेन में गोली लगी। और दंगाई ऐसे चढ़ गए चौथी मंजिल पे, उनको ऊपर से खींच के ले गया, खिड़की वगैरह तोड़ के। ये भी पकड़ लिए, इनको भी मारा पीटा, पर ऊपर शुक्र ये बच गए वहाँ से। मेरा लाइट सब कुछ बंद करके आग लगा के तब अंदर घुस गए थे। हेलमेट पहना हुआ था, मुँह पे 2 रुमाल बंधे हुए थे, कोई देख नहीं पाया। कुछ अंदर पे लाइट माइट नहीं था। हमारा दूसरी कमरे में हमारे बंद कर देता, हमारा अंदर ही था, बाहर से कुंडी लगा दे। वैसे इस दर्द के पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर बयानवीरों की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से अभी भी जारी है। कोई बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के हेट स्पीच को कारण बता रहा है, तो कोई एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में
यहाँ 1984 के हुए सिख दंगों की तरह ही फिर से हुए दंगों ने दिल्ली सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिससे जबरदस्त यहाँ जानी माली नुकसान हुआ है, जो ये अति दुखद व अति निंदनीय भी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यहाँ अति चिंता की बात यह है कि वर्तमान में दिल्ली में इस हुए दंगे की आड़ में जो अब घिनौनी राजनीति की जा रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, बारिश पठान जैसे लोगों की है। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने कभी इस तरह की हरकत न करी है, न कर सकते हैं। हमने हमेशा से भाईचारे का पैगाम दिया है, अमन कमेटी चला के लोगों का अमन शांति कायम करने का काम किया है। ये पुराना रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए। उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने का ही काम किया। हालांकि कोर्ट ने हेट स्पीच के वीडियो पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अब पुलिस को 13 अप्रैल तक का समय दे दिया है, जबकि हिंसा के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर की छत से पेट्रोल बम, पत्थर, तेजाब की बोतलें मिलने के बाद पक्ष जहां सवाल साधने में जुटा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता बचाव का मुद्दा उठा रहे हैं। ताहिर जो आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर है, जिन पर पहले भी हिंसा जो 20 दिसंबर को हुई उसका भी एफआईआर दर्ज है, उनके घर में पूरा असला मिला है, पूरे दंगे की तैयारी मिली है। उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुप है। आम आदमी पार्टी और पहले दिन से हम लोग साफ तौर पे हमारे शब्दों को ध्यान रखिए, हम क्या कह रहे हैं। किसी दल, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति के द्वारा अगर किसी तरह का दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, उस पर कार्रवाई कीजिए। इसी बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सुरजेवाला समेत कई नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर दी, जिसका पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, लिहाजा जो लोग हैं वो जल्द बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा कि we will take cognizance of what we have said in our letter, in our memorandum. 1984 में राजीव गांधी ने तब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मुझे लगता है 2020 की हिंसा का भी आर पार की लड़ाई या इस पार या उस पार का फैसला, ये सोनिया जी के वाक्य उतने ही गंभीर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुआवजे का मरहम लेकर सामने आ गए और कह रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में फैली हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ है। साथ ही ये भी कहा कि इसमें जो भी शामिल है उसे सजा जरूर मिलेगी। अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं, जो अपना इलाज, उसमें हमने क्राइम अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रिइंबर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बहरहाल शांत और सहमी दिल्ली के लिए अब तो बाहर हर कोई निकल रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि गुनहगार को बाहर कब निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली की आज प्रदेश तक न पहुंचे, इसको लेकर सूबे के मुखिया ने सदन से लेकर सिपाहियों तक को कड़े निर्देश दे दिए हैं। साथ ही साथ सदन में प्रदेश के विकास का रोड मैप भी खींचा है। रिपोर्ट देखिए।
शांत दिल्ली में अचानक नफरत, बदला, गुस्सा, बेबसी, बेचारगी और बर्बादी की लिखी जाने वाली कहानी को देख सूबे के मुखिया सीएम योगी ने अपने सिपाहियों को तत्काल निर्देश दिया कि दिल्ली से सटी सीमाओं को न सिर्फ सील करो बल्कि प्रदेश में भी अपनी नजरें चौकन्नी कर दो। ये बंदी के पहले सबसे संवाद बनाया था प्रशासन ने। प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एसीएस होम हो, सेक्रेटरी होम हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, जोनल एडीजी हो, रेंज स्तर पर आईजी, डीआईजी या जनपद स्तर पर एसएसपी, एसपी, डीएम या फिर कमिश्नरी स्तर पर कमिश्नर, ये जितने अधिकारी थे, यहां तक कि थाना स्तर और तहसील स्तर पर तैनात जो हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं या एसडीएम हैं, इन सब ने, सभी स्तर के अधिकारियों ने अलग अलग लोगों के साथ संवाद बनाकर सबसे कहा कि भाई देखो, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन आगजनी मत करना, तोड़फोड़ मत करना। इतना ही नहीं, सीएम ने विधानसभा से सीएए के नाम पर हिंसा की योजना बना रहे लोगों को भी दो टूक जवाब दिया कि आखिर देश की छवि आप लोग क्यों खराब करना चाहते हैं। देश में आगजनी और तोड़फोड़ करके निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर वो लोग क्या चाहते हैं। ऐसे लोग एक बात साफ साफ नोट कर ले कि गलतफहमी के शिकार न हो, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। कोई गलतफहमी का शिकार होगा तो उसका समाधान हम अच्छे से करना जानते हैं। पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। दरअसल दिल्ली हिंसा के बाद प्रदेश के 16 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में अलर्ट का जायजा लिया। अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं।